इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो किसी भी संगठन के लिए सबसे बड़े डर का कारण होती है। मेरा मतलब है, चाहे वो कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो या देश की सेना। हम बात कर रहे हैं इनसाइडर थ्रेट की। बिल्कुल। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जब किसी संगठन के भीतर मौजूद वही लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वो अचानक से खतरा बन जाए। हाँ, जब गुड गाइज अचानक बैड गाइज बनने लगते हैं तो एक पूरा सिस्टम कैसे ध्वस्त हो सकता है, आज हम उसकी गहराई में जाएंगे। आज की इस चर्चा का आधार एक बेहद महत्वपूर्ण सोर्स है। सही कहा। ये सोर्स है नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या जिसे CCDCOE भी कहा जाता है, उनकी ओर से प्रकाशित इनसाइडर थ्रेट डिटेक्शन स्टडी। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इन खतरों को पहचानना नहीं है, बल्कि उस पतली लकीर को समझना है जो किसी संगठन की सुरक्षा और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की प्राइवेसी के बीच होती है। हाँ, ये अध्ययन बहुत ही बारीकी से समझाता है कि कैसे एक तरफ टॉप सीक्रेट डेटा को सुरक्षित रखना जरूरी है और दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट लीगल दायरों में रहकर लोगों के आम अधिकारों को सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सीखने वालों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये पूरा मुद्दा सिर्फ कंप्यूटर्स, फायरवॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी की समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इंसानी दिमाग, उसके जज्बात और कानून की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें बड़े बड़े संगठन उलझ जाते हैं। इस विश्लेषण का मिशन यही है कि हम उन संकेतों को पहचान सकें जो किसी अनर्थ के होने से पहले आते हैं। आइए शुरुआत कुछ ऐसी कहानियों से करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जैसे एडवर्ड स्नोडन का नाम तो सबने सुना ही होगा। हाँ, जो CIA और NSA के लिए काम करने वाले एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे। या फिर चेल्सी मैनिंग और डैनियल एल्सबर्ग, जिन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान लगभग 7,000 पन्नों के खुफिया पेंटागन पेपर्स लीक किए थे। इन सभी ने अपने ही संगठन के सबसे गहरे राज बाहर निकाल दिए। लेकिन यहाँ सुनने वालों के लिए एक जरूरी बात साफ कर देना ठीक रहेगा। हमारी आज की चर्चा इन व्यक्तियों की राजनीति या उनकी विचारधारा पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच में एक जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ऐसे केसेस में लोग जल्दी बायस हो जाते हैं। पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आखिर इन्होंने सिस्टम के भीतर से इतना बड़ा डेटा निकाला कैसे और सिस्टम उन्हें पकड़ने में कहाँ चूक गया। सही कहा। हमारा फोकस सिर्फ इन मैकेनिज्म्स पर है, और जब हम इन मैकेनिज्म्स को देखते हैं तो कुछ किस्सों में ऐसी बातें सामने आती हैं जो किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं लगती। जैसे हरमन सिम का उदाहरण ही ले लीजिए। ओ हाँ, वो एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व उच्च अधिकारी थे जिन्हें नाटो के खुफिया दस्तावेज रशिया तक पहुंचाने के जुर्म में सजा हुई थी। लेकिन उनका तरीका कितना हैरानगेज था। वो टॉप सीक्रेट दस्तावेजों की फोटोकॉपी करते, उन्हें पीने वाले खाली डिब्बों या ड्रिंकिंग कार्टन्स में छुपाते और चुपचाप उन्हें कूड़दान में डालाते थे, जहां से उनका हैंडलर उन्हें निकाल लेता था। कोई आम दिन में सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा अधिकारी कूड़ेदान का इस्तेमाल जासूसी के लिए करेगा। इसके अलावा निदाल मालिक हसन का केस भी इस स्टडी में शामिल है, जिन्होंने फोर्ट हुड में एक बड़ा हमला किया था। तो ऐसे सभी केसेस को देखकर यही लगता है कि इन लोगों ने एक ही रात में अचानक से सब कुछ नहीं किया होगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी अलग अलग मामलों में एक बहुत ही हैरान करने वाली समानता थी। चाहे वो एल्सबर्ग हों या फिर निदाल मालिक हसन, इन सभी के मामलों में वार्निंग साइंस पहले से मौजूद थे। मतलब किसी को पहले से शक था। हाँ, निदाल हसन के मामले में तो FBI ने उनके सस्पिशियस ईमेल एक्सचेंज तक ट्रैक किए थे। उनके आसपास के लोगों ने उनके अजीब व्यवहार को नोटिस भी किया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। इस अध्याय में इस स्थिति को ट्रस्ट ट्रैप कहा गया है। लेकिन एक सेकंड, ऐसी जानलेवा स्थिति में कोई किसी को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? मेरा मतलब है, क्या कंपनीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी बड़ी गलती करती हैं कि सामने दिख रहे खतरे को देख ही ना पाए? यही तो ट्रस्ट ट्रैप की असली समस्या है। संगठन अक्सर ये मान बैठते हैं कि उनके अपने लोग, खासकर वो जो ऊंचे ओहदों पर हैं या जिनके पास टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। इसे नॉट इन माय ऑर्गेनाइजेशन या NIMO माइंडसेट कहते हैं। अच्छा, तो ये NIMO माइंडसेट एक अंधा भरोसा पैदा कर देता है। बिल्कुल। जब एक बार बैकग्राउंड चेकिंग हो गई और एक बड़ा ओहदा दे दिया गया, तो अगर वो कुछ अजीब करता भी है तो लोग सोचते हैं कि अरे, ये तो सीनियर मैनेजमेंट में है, इसका कोई अपना कारण होगा। यही अंधा भरोसा उस वार्निंग साइन को कवर कर लेता है। तो इसका मतलब पोजीशन देखकर हर गलत कदम को जस्टिफाई कर दिया जाता है।
ये ट्रस्ट ट्रैप वैसे सदियों पुरानी इंसानी फितरत है जिसे अब साइबर वर्ल्ड में देखा जा रहा है। अब जब हमने इन हाई प्रोफाइल उदाहरणों को देख लिया है तो बात करते हैं कि आखिर ये अंदरूनी खतरे कितने तरह के होते हैं। सही दिशा में जा रहे हैं हम। स्टडी में इन्हें बहुत ही बारीकी से 5 अलग प्रोफाइल्स में बांटा गया है, क्योंकि हर किसी का मकसद और काम करने का तरीका अलग होता है। तो क्या डेटा चुराने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले सभी लोग एक जैसी मानसिकता नहीं रखते? नहीं, पहला प्रोफाइल है आईटी सैबोटाज, दूसरा है थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तीसरा है इनसाइडर फ्रॉड, चौथा है एस्पियोनाज जिसके उदाहरण हमने अभी सुने, और पांचवा है अनइंटेंशनल इनसाइडर। आइए इनमें से हर एक को थोड़ा खोल के देखते हैं। पहले प्रोफाइल की बात करें जो है आईटी सैबोटाज। स्टडी कहती है कि इसका सबसे बड़ा ड्राइवर बदले की भावना है। जब किसी की उम्मीदें पूरी नहीं होती या किसी को प्रमोशन नहीं मिलता, हाँ, तब वो सिस्टम को तबाह करने का सोचता है। लेकिन यहाँ एक टाइमलाइन दी गई है जो काफी हैरान करने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मामले आमतौर पर किसी को नौकरी से निकाले जाने के 30 दिन या 7 दिन के भीतर होते हैं। यही बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी थी। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसके पास अगले 30 दिन तक सिस्टम का एक्सेस बचता ही क्यों है? बहुत ही लाजमी सवाल है। आमतौर पर एक्सेस नहीं बचता, और यहीं पर इन टेक्निकल लोगों की चतुराई सामने आती है। जब उन्हें लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में है या वो पहले से ही गुस्से में होते हैं, तो वो सिस्टम में ऐसी चीजें डाल देते हैं जो उनके जाने के बाद काम आती है। ओह, जैसे कुछ छुपा हुआ कोड या ऐसा ही कुछ? सही पकड़ा। अध्ययन में इनके लिए लॉजिक बॉम्ब्स और बैकडोर्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लॉजिक बॉम्ब एक तरह का छुपा हुआ कोड होता है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये एक तय समय के बाद या एक स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होने पर अपने आप ट्रिगर हो जाता है और डेटा डिलीट या करप्ट कर देता है। और बैकडोर वो कैसे काम करता है? बैकडोर का मतलब है सिस्टम में छुपके से एक नया रास्ता बना लेना, ताकि जब उनका ऑफिशियल लॉगिन ब्लॉक हो जाए तब भी वो बाहर से सिस्टम में घुस सके। इसीलिए इंसिडेंट उनके जाने के हफ्तों बाद होता है। बाप रे, ये तो पूरी तरह से प्री प्लान डिस्ट्रक्शन है। और अगर हम दूसरे प्रोफाइल पर जाएं, यानी आईपी थेफ्ट, तो उसका समय चक्र इससे बिल्कुल अलग है। स्रोत के मुताबिक ये घटना आमतौर पर इस्तीफा देने के लगभग 7 दिन पहले होती है। हाँ, यानी कर्मचारी ऑफिस में ही बैठा है, उसका अगला मूव तय है और वो उस डेटा को दबाकर कॉपी कर रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इस प्रोफाइल को स्रोत में एंटाइटल्ड इंडिपेंडेंट कहा गया है। एंटाइटल्ड इंडिपेंडेंट, इसका मतलब उन्हें लगता है कि इस डेटा पर उनका हक है। बिल्कुल, यहाँ मकसद बदला लेना या सिस्टम को तोड़ना नहीं होता। इन लोगों को लगता है कि देखिए, मैंने सॉफ्टवेयर कोड पर या इस बिजनेस प्लान पर पिछले 3 साल दिन रात मेहनत की है। ये मेरा आइडिया है, इस पर मेरा हक है। तो जब वो नई कंपनी शुरू करने वाले होते हैं या किसी बड़ी राइवल कंपनी में जाने वाले होते हैं, तो वो उस डेटा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कुछ चोरी कर रहे हैं। सही कहा। इंसान अपने बनाए हुए काम से इतना जुड़ जाता है कि उसे कंपनी की प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी के बीच का फर्क दिखना बंद हो जाता है। अब तीसरे प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं, इनसाइडर फ्रॉड। स्रोत बताता है कि ये ज्यादातर निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और यह किसी एक झटके में नहीं बल्कि महीनों या सालों तक लगातार चलता रहता है। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा होता है। हाँ, और इसके लिए PII की चोरी की जाती है, यानी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। इसमें लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, उनके घर के पते या यहाँ तक कि मेडिकल रिकॉर्ड शामिल होते हैं। तो एक क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसके पास इन रिकॉर्ड्स का एक्सेस है, वो रोजाना थोड़ा थोड़ा करके ये डेटा निकालता रहता है। बिल्कुल। PII की चोरी इसलिए इतनी आम है क्योंकि इसे डार्क वेब या ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में बेचना बेहद आसान होता है। इसमें कंपनी के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने जैसा बड़ा रिस्क नहीं होता, जिसे ऑडिट में तुरंत पकड़ा जा सके। यानी वो सिर्फ आम लोगों का डेटा बेच रहे होते हैं, जिससे उनकी जेब भरती रहती है और कंपनी को हफ्तों या महीनों तक कानो कान खबर नहीं होती। उसके बाद चौथा प्रोफाइल एस्पियनाज का है, जिसमें बाहरी देशों या एजेंसीज के साथ मिलकर स्टेट सीक्रेट्स बेचे जाते हैं, जैसे हमने हॉमन सिंबल के किस्से में देखा था। और आखिरी है अनइंटेंशनल इनसाइडर। ये वो लोग हैं जो मैलिशियस नहीं है, बस केयरलेस हैं। किसी ने फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर दिया या अपना लैपटॉप पार्क में बेंच पर छोड़ दिया। सीखने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट छुपा है। सोचने वाली बात है कि जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान किसी अनजान हैकर पर जाता है जो किसी दूसरे देश में बैठकर अटैक कर रहा हो। सही बात है, पर असलियत में हर काम करने की जगह पर
इंसानी जज्बात, स्ट्रेस और लाइफ के उतार चढ़ाव होते हैं। वही तो ये समझना कि बदला, लालच, कर्ज का डर या एक नई शुरुआत की चाह कैसे किसी आम मेहनत करने वाले इंसान को डेटा चोरी करने के लिए मजबूर कर सकती है, ये पूरी गेम को बदल देता है। यही वजह है कि इस अध्याय ने टेक्निकल लॉग्स और इंसानी व्यवहार दोनों पर एक बराबर जोर दिया है। इंसानी व्यवहार आपको बताता है कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, और टेक्निकल लॉग्स बताते हैं कि उस स्थिति का असर सिस्टम पर कैसे पड़ रहा है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन सुरागों को पहचाना कैसे जाए। सिस्टम लॉग्स दिखा सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन इंसानी व्यवहार बताता है कि क्यों हो रहा है। तो ऐसी कौन सी नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज हैं जिन पर किसी भी सिक्योरिटी या एचआर टीम को ध्यान देना चाहिए? अध्ययन समझाता है कि जिंदगी में आने वाले अचानक बदलाव सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं, जैसे किसी का अचानक डिप्रेशन में जाना या किसी पर अचानक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ जाना। मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है या डिवोर्स हो रहा है और कर्ज बढ़ गया है। और अगर ऑफिस के अंदर की बात करें तो या किसी का डिमोशन हो गया हो। हाँ बिल्कुल। या किसी का एटीट्यूड अचानक बदल जाए, जहां वो रोज रोज ऑफिस के छोटे मोटे नियम तोड़ने लगे, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है। ऐसी स्ट्रेस वाली स्थिति उस व्यक्ति को फ्रॉड या आईपी थेफ्ट की तरफ धकेल सकती है। इसलिए इस पूरे लड़ाई में एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज का रोल सिर्फ हायरिंग और फायरिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बिहेवियर मॉनिटर करने में सबसे आगे आ जाता है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी है, जो मुझे स्टडी पढ़ते वक्त बड़ा अजीब लगा था। कैसा विरोधाभास? हम आमतौर पर सोचते हैं कि जो कर्मचारी हर मौसम में सबसे पहले ऑफिस आता है और देर रात तक बैठकर काम करता है, वो कंपनी का सबसे वफादार साथी है। लोग उसकी मिसाल देते हैं। लेकिन स्टडी कहती है कि कभी-कभी बिना वजह बेहद मेहनत करना या एक्सेसिव ओवरटाइम करना खतरे का संकेत हो सकता है। खासकर आईपी चोरी का संकेत। लोग सोचते हैं कि वाह कितना मेहनती इंसान है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाकी सब लोग घर चले जाते हैं तो ऑफिस में कोई देखने वाला नहीं होता। वो अकेले में आराम से डेटा कॉपी कर सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो क्या इस बिहेवियरल विरोधाभास को टेक्निकल इंडिकेटर्स से क्रॉस चेक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी जिसका काम नॉर्मल ऑफिस आवर्स में होता है, वो अचानक रात के 2 बजे किसी अनजान डिवाइस से नेटवर्क में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। ये एक एनोमली है। या फिर वो डीएनएस टनलिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। एक सेकंड, ये डीएनएस टनलिंग क्या बला है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है जो कई बार लोगों के सर के ऊपर से निकल जाती है। जरूर। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको एक पूरी किताब एक कमरे से बाहर निकालनी है, लेकिन दरवाजे पर गार्ड खड़ा है जो किसी को भी किताब ले जाते हुए पकड़ लेगा। तो आप क्या करते हैं? मैं शायद उसे छुपा कर ले जाने की कोशिश करूंगी। और अगर गार्ड बहुत चौकन्ना हो तो? यहाँ चतुराई ये है कि आप उस किताब के पन्नों को फाड़ते हैं, उन पर लिखे शब्दों को हजारों छोटे छोटे पोस्टिट नोट्स पर लिखते हैं और एक एक करके उन्हें दरवाजे के नीचे से बाहर खिसकाते हैं। गार्ड को लगता है कि बस कचरा बाहर जा रहा है और वो ध्यान नहीं देता। अच्छा, तो डीएनएस टनलिंग कुछ ऐसी होती है? हाँ, डेटा चोरी करने वाला एक बड़ी फाइल को छोटे छोटे क्वेरीज में तोड़ देता है, जिसे नेटवर्क ट्रैफिक नॉर्मल समझकर बाहर जाने देता है, और बाहर बैठा हैकर उन सभी टुकड़ों को जोड़कर वापस फाइल बना लेता है। बाप रे, ये तो सच में पोस्टिट नोट्स वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया कि लोग गार्ड की आंखों में धूल कैसे झोंकते हैं। एक और टेक्निकल संकेत स्टडी में मेंशन किया गया था, जो बड़ा ही बेसिक लगता है, ऑफिस का प्रिंटर। हाँ, अगर कोई कर्मचारी एक दिन में अचानक से हजारों पन्ने प्रिंट करने लगे, जबकि उसके काम में कभी प्रिंटआउट्स की जरूरत ही ना हो, तो ये साफ दर्शाता है कि कुछ तो चल रहा है। या फिर वही हार्ड वर्किंग दिखने वाला कर्मचारी किसी ऐसे डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करे जो उसके डिपार्टमेंट का हिस्सा ही नहीं है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई बंदा अचानक से कंपनी के इंजीनियरिंग सोर्स कोड या एचआर के सैलरी फोल्डर पर बार बार क्लिक कर रहा हो। सही कहा, लेकिन यहां हमेशा एक डाउट रहता है, क्या मार्केटिंग वाले ने गलती से उस फोल्डर पर क्लिक कर दिया था? क्या उसका माउस स्लिप हो गया था? और यहीं पर डेटा फ्यूजन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। डेटा फ्यूजन, ये कैसे काम करता है? अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि किसी एक संकेत का मतलब हमेशा पक्का खतरा नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है। अगर कोई रात को 2 बजे लॉगिन कर रहा है, तो हो सकता है अगले दिन उसका कोई बड़ा प्रेजेंटेशन हो और वो घबराहट में तैयारी कर रहा हो। हाँ, ये तो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर वो रात को 2 बजे लॉगिन भी कर रहा है,
पिछले 1 महीने से लगातार एचआर से उसकी बहस भी चल रही है और कल ही उसने 1 लाख बड़ी फाइल्स को एक अनजान फोल्डर में मूव किया है। तब क्या होगा? जब इन सब अलग-अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं तब एक क्लियर तस्वीर सामने आती है। समझ गई। एक चूक गलती हो सकती है, पर 3 लगातार एनॉमलीज एक पैटर्न बनाते हैं। इसीलिए एचआर, लीगल टीम और आईटी डिपार्टमेंट को आइसोलेटेड साइलोज में काम करने के बजाय एक दूसरे के साथ लगातार जानकारी साझा करनी होती है। इसे ही डेटा फ्यूजन कहते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर बात इतनी ही साफ है तो हर कंपनी बस आखिरी दर्जे का मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लगा दे, एचआर को सबकी ईमेल पढ़ने की इजाजत दे दे और किसी को भी पकड़ ले, प्रॉब्लम सॉल्व्ड है ना? लेकिन नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। और यहीं से हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो सबसे ज्यादा डार्क और कॉम्प्लेक्स है, द लीगल माइनफील्ड। किसी कर्मचारी पर नजर रखना, उसकी ईमेल्स पढ़ना और दूसरी तरफ उसकी आम प्राइवेसी, इनके बीच कहाँ लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या कोई कंपनी महज शक के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के अपने किसी भी कर्मचारी के ईमेल्स या इंटरनेट हिस्ट्री को खंगालना शुरू कर सकती है? अध्ययन में इस कानूनी पेज को बहुत डिटेल में समझाया गया है, जिसका जवाब है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ टारगेटेड मॉनिटरिंग और प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग का फर्क समझना होगा। सही कहा। जर्मन कानून बीडीएसजी के मुताबिक बिना किसी ठोस प्रमाणित और डॉक्यूमेंटेड आधार के सिर्फ इस डर से किसी की निजी फाइल चेक करना कि शायद ये इंसान आगे चलकर कुछ गलत करे, पूरी तरह गैर कानूनी है। यानी आप एक ऑटोमेटेड फायरवॉल लगा सकते हैं जो जनरल नेटवर्क ट्रैफिक देखे, लेकिन आप किसी एक इंसान को टारगेट करके उसकी जासूसी तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपके पास लीगल टीम की मंजूरी और स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। ये बेहद इंटरेस्टिंग है। अध्ययन में दिए गए कानूनी सिनेरियोज पढ़ते वक्त एक केस स्टडी पर मेरा ध्यान पूरी तरह अटक गया था। वो था हनीपॉट्स या डिकॉय टारगेट्स का इस्तेमाल। हनीपॉट्स? मैंने पहले सोचा कि ये तो बड़ा स्मार्ट आइडिया है। ये बेसिकली ऐसे नकली और बेहद आकर्षक फोल्डर्स होते हैं जिन्हें इतनी आसानी से सर्वर पर छोड़ दिया जाता है कि अगर कोई चोरी करने के इरादे से अंदर घूमे तो वो लालच में आकर इस नकली डेटा पे हमला कर दे और तुरंत रेड अलर्ट बज जाए। लेकिन फिर कानून इसके बीच में आ जाता है। और हनीपॉट का कानूनी पहलू इतना पेचीदा है कि बड़ी-बड़ी सिक्योरिटी टीम्स इसमें फंस जाती हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सटीक आम जिंदगी का उदाहरण दिया गया है इस रिपोर्ट में। मान लीजिए आपने ऑफिस की फोटोकॉपी मशीन के पास जानबूझकर अपना भरा हुआ बटुआ छोड़ दिया जिसमें से पैसे बाहर झांक रहे हैं। अच्छा। और आप पर्दे के पीछे छुपकर देख रहे हैं कि कौन सा कर्मचारी उसमें से पैसे निकालता है। जर्मनी जैसी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी वाली जगहों पर इसे कानूनी रूप से इंसाइटमेंट माना जा सकता है। इंसाइटमेंट मतलब अपराध के लिए उकसाना? बिल्कुल। कानून ये आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि आप उस व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं जिसका शायद वैसा कोई इरादा ही ना हो, पर लालच में आकर उसने ऐसा कर दिया। ऐसी स्थिति में फंसाने वाला भी उतना ही दोषी माना जा सकता है जितना फंसने वाला। तो अगर सिक्योरिटी टीम ऐसे हनी पॉट्स लगाती हैं जो नॉर्मल एम्प्लॉइज की पहुंच में हैं और उन्हें उकसाते हैं, तो कोर्ट में कंपनी उल्टा मुकदमे का शिकार हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसा ट्रैप बिछाने से पहले लीगल डिपार्टमेंट का इन डेप्थ एनालिसिस अनिवार्य होता है। एक और कानूनी सिनेरियो जो लगभग हर आम ऑफिस वाले इंसान से जुड़ा है वो है पर्सनल वर्सेस वर्क डिवाइस का चक्कर। आजकल हम सब अपने ऑफिस के दिए गए लैपटॉप पर थोड़ा बहुत अपना निजी काम कर ही लेते हैं। हाँ, कभी अपना प्राइवेट ईमेल खोल लिया, कभी इंटरनेट बैंकिंग कर ली या कुछ पर्सनल फोटो सेव कर ली। अब मान लीजिए कंपनी को अचानक किसी कर्मचारी पर आईटी सैबोटाज का शक होता है और वो उसे तुरंत नौकरी से निकाल देती है। तो क्या कंपनी सिक्योरिटी गार्ड भेजकर उसका लैपटॉप उसी वक्त छीन सकती है और उसका पूरा डेटा पढ़ सकती है? इस अध्याय में इसका जो जवाब है वो आम आईटी मैनेजर्स को हैरान कर देता है। अगर कंपनी ने अपनी पॉलिसी में ऑफिशियल तौर पर या इनफॉर्मली अपने दिए गए लैपटॉप या मोबाइल पर कर्मचारी को निजी इस्तेमाल की अनुमति दी हुई है, तो कंपनी अचानक से उस डिवाइस को जब्त करके उसमें मौजूद हर फोल्डर को नहीं खोल सकती। क्योंकि कर्मचारी की प्राइवेसी का अधिकार वहां भी लागू होता है, उसमें उसकी आम जिंदगी की चीजें हैं। ऐसे हालात में कंपनी को एक कानूनी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और कर्मचारी को एक तय समय देना पड़ता है ताकि वो सुपरविजन में अपना निजी डेटा वहां से हटा सके। हाँ, अगर ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में शुरू से ये एक्सप्लिसिटली और साफ शब्दों में लिखा है कि डिवाइस का निजी इस्तेमाल सख्त मना है, तब स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। इसीलिए इस स्टडी का एक बड़ा निष्कर्ष ये भी है कि कंपनीज को अपनी आईटी पॉलिसीज क्रिस्टल क्लियर रखनी चाहिए।
ये सब सुनकर तो यही लगता है कि इनसाइडर थ्रेट से निपटना किसी कांच के बर्तन को संभालने जैसा है। थोड़ी सी भी चूक हुई या तो कंपनी का टॉप सीक्रेट डेटा बाहर चला जाएगा या फिर कंपनी किसी भारी कानूनी लफड़े में फंस जाएगी और उसे लाखों डॉलर्स का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस पूरी गहरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इसका कोर टेकअवे क्या निकलता है? सबसे बड़ी सीख यही है कि चाहे कितने भी महंगे फायरवॉल्स या AI बेस्ड एंटीवायरस लगा लिए जाएं, अगर कोई संगठन अपने लोगों की साइकोलॉजी को नहीं समझता तो उसके सारे टेक्निकल कंट्रोल्स बेकार हैं। ये पूरी तरह से एक मानवीय समस्या है। इसे सुलझाने के लिए तकनीक, ह्यूमन रिसोर्सेज और कानून, इन तीनों पिलर्स का एक बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। सही कहा। HR को बदलाव और स्ट्रेस देखने होंगे, IT को उन बिहेवियर्स को लॉग्स के जरिए वेरीफाई करना होगा और लीगल टीम को ये तय करना होगा कि सब कुछ दायरा कानून में चल रहा हो ताकि प्राइवेसी ब्रीच ना हो। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो पूरी की पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था भरोसे पर टिकी है। संगठन एक छोटे समाज की तरह होते हैं। बिना ट्रस्ट के वहां कोई भी काम स्मूथली नहीं हो सकता। पर जब ये भरोसा किसी ट्रस्ट ट्रैप में बदल जाता है तो नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सतर्कता और भरोसे के बीच एक प्रैक्टिकल संतुलन बनाया जाए। किसी को अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, पर साथ ही साथ ऑफिस का वातावरण एक जेल जैसा भी नहीं बनना चाहिए। जेल जैसे वातावरण की बात आई है तो इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए मैं एक बहुत ही अनसेटलिंग विचार छोड़ना चाहूंगी, जो इस रिपोर्ट के आखिरी पन्नों में छुपा एक डीपली फिलोसॉफिकल सवाल है। अध्याय ने पूछा था, हु वॉचेस द वॉचेस? यानी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिस्टम एडमिन्स हमारे सबके डेटा पर नजर रखे हुए हैं, उनकी मानसिकता और उनके कामों की निगरानी आखिर कौन करेगा? बिल्कुल, लेकिन अब इस सोच को आज के आधुनिक दौर में थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखते हैं। जैसे जैसे ये ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले बिहेवियर ट्रैकर्स और हनी पॉट्स जैसी तकनीकें और भी ज्यादा एडवांस्ड होती जा रही हैं, क्या आने वाले कल में हम एक ऐसे जीरो ट्रस्ट माहौल का निर्माण नहीं कर रहे जहां ऑफिस में बैठा हर इंसान खुद को पहले दिन से ही संदिग्ध मानता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर एक कर्मचारी को पता है कि उसके माउस के हर क्लिक, उसके प्रिंट किए गए हर पन्ने और उसके लॉगिन के हर सेकंड को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसका मोराल डाउन तो होगा ही। वही तो, क्या ये संभव नहीं है कि हर छोटी बात पर लगातार नजर रखने वाली और हर कदम पर शक करने वाली यही आधुनिक सिक्योरिटी तकनीकें उसी असंतोष, फ्रस्ट्रेशन और विद्रोह को जन्म दे दें जिसे रोकने के लिए इन्हें बनाया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा का इतना बड़ा और टाइट जाल बुनकर कॉरपोरेट दुनिया अपने ही सबसे वफादार लोगों को दुश्मन बनने पर मजबूर कर रही हैं? सोचिएगा जरूर। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण ने इस जटिल और आधुनिक साइबर साइकोलॉजिकल समस्या को समझने में एक बिल्कुल नया और डीप नजरिया दिया होगा। धन्यवाद।